जय हिंद, जय भारत। सैनिक न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। दशकों से चली हुई मांग को भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय के द्वारा पूरी कर दी गई है। अब वो मांग क्या है आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। आप सभी को पता है, बहुत से युवा देश की रक्षा के लिए समर्पित होते हैं। उनके अंदर जोश होता है, जज्बा होता है कि हम सेना के अंदर भर्ती होके देश की रक्षा करेंगे। ऐसे ही युवा आईएमए, एनडीए और ओटीए के थ्रू अफसर कैडेट के लिए भर्ती होते हैं, लेकिन उस ट्रेनिंग के दौरान वो चोट लगने के कारण डिसेबल्ड हो जाते हैं। डिसेबल्ड होने के कारण जो है सेना उन्हें मेडिकल के आधार पर घर भेज देती है और उन्हें सेना का कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता है। आप सभी को ज्ञात है कि सेना की जो ट्रेनिंग होती है बड़ी ही हार्ड होती है। आप स्क्रीन पे वीडियो चल रहा है, आप उसे भी देख सकते हैं। इसी कारण से दुर्गम क्षेत्रों में भी ट्रेनिंग होती है तो वहाँ चोट लग जाती है, और इस कारण से सन 1985 से ही ये कैडेट की माता पिता द्वारा और कैडेट के द्वारा और सेनाओं की तीनों सर्विस हेडक्वार्टर से भी ये प्रपोजल भेजा गया कि इन्हें कुछ ज़्यादा नहीं तो कम से कम रीसेटलमेंट में इनको शामिल किया जाए। एक डिसेबिलिटी पेंशन का भी प्रस्ताव भेजा गया था जिसे रक्षा मंत्रालय ने नामंजूर कर दिया गया, लेकिन अब भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय ने अच्छा कदम उठाया है। इस कदम की हम तारीफ करते हैं। सराहनीय कदम है कि उनको रीसेटलमेंट के अंदर दोबारा से शामिल कर दिया गया है, इस मांग को मांग लिया गया है। तो सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं मिलिट्री एकेडमी में लगी गंभीर चोट तो मुंह नहीं मोड़ेगी सरकार, कैडेट रीसेटलमेंट प्रस्ताव को मंजूरी। जी हाँ, प्रेस रिलीज PIB-government.in 16 मार्च को ये प्रेस रिलीज की गई रक्षा मंत्रालय की तरफ से। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सैन्य प्रशिक्षण के दौरान शिक्षा आधार पर अमान्य किए गए कैडेटों को पुनर्वास सुविधाओं में के विस्तार को स्वीकृति दी। पुनर्वास महानिदेशालय सरकार द्वारा संचालित योजना द्वारा कैडेट होंगे लाभान्वित। 16 मार्च की खबर है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सैन्य प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सा आधार पर अमान्य किए गए कैडेटों के लिए पुनर्वास सुविधाओं को विस्तार की स्वीकृति दी। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कैडेट सशस्त्र बलों में अधिकारी बनने की दृढ़ इच्छा से ही अवस्थाओं में सैन्य अकादमी में प्रवेश पाते हैं और सैन्य वर्दी में देश की सेवा करने की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं, लेकिन चिकित्सा संबंधी कारणों से अमान्य हो जाते हैं। दशकों से कैडेट उनके माता पिता ऐसे पुनर्वास अवसरों की मांग कर रहे हैं। हर वर्ष सैन्य अकादमी में युवा कैडेट सशस्त्र बलों के अधिकारियों के रूप में नियुक्त होने के मुख्य उद्देश्य के साथ शैक्षणिक और सैन्य परीक्षण प्राप्त करते हैं। वर्तमान नियमानुसार कैडेट को कमीशनिंग के बाद ही अधिकारी माना जाता है। उदाहरण स्वरूप, जहां कठोर सैन्य प्रशिक्षण के दौरान कई बार कैडेटों प्रति वर्ष 10-20 कैडेट प्रशिक्षण के कारण उनसे संबंधित कारण से चिकित्सा आधार पर अमान्य कर दिया जाता है। इन कैडेट के लिए अधिक अवसर प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के एक और प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा संचालित योजनाओं के लाभों को बढ़ाने के लिए स्वीकृति दी गई है। इनमें उन 500 कैडेट को सहायता मिलेगी जिन्हें चिकित्सा आधार पर अमान्य कर दिया गया। भविष्य में ऐसी स्थिति वाले कैडेटों को भी समान लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है, सराहनीय है। जो काम सराहनीय है उसकी तारीफ की जाएगी भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय की, क्योंकि उन युवाओं के अंदर जो प्रति जोश था, उन्होंने कभी सोचा थोड़ी था कि हमारे को चोट लगेगी ट्रेनिंग के दौरान, लेकिन लग जाती है। कुछ घुड़सवारी होती है, कुछ गेम्स होते हैं, फुटबॉल का है, बॉक्सिंग का है, बहुत से कौमा भी रहे। ऐसे भी आगे आप वीडियो इसके साथ में मैं अटैच कर रहा हूँ। जो डिसेबल कैडेट हैं उनकी आप बातें सुनेंगे तो किस कारण से डिसेबल्ड हुए और क्या क्या उनकी मांग थी, वो मांग जो है मान ली गई है, एक सिर्फ डिसेबिलिटी पेंशन को छोड़ के। सारी चीज़ें स्क्रीन के ऊपर लगी हुई हैं। क्यों ज़रूरी है कैडेट्स की मदद? अगर ट्रेनिंग के दौरान कोई कैडेट डिसेबल हुआ या उसकी मौत हो गई तो सरकार या फौज की तरफ से उन परिवार वालों को कोई राहत नहीं दी जाती थी। दिव्यांग कैडेट्स को मदद के देने का मामला संवेदनाओं से भी जुड़ा हुआ है। ट्रेनिंग के दौरान डिसेबल होने के बाद
कईयों को जिंदगी भर इलाज भारी खर्चा उठाना पड़ता है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 1985 के बाद अब तक 500 डिसेबल कैडेट हैं। हर साल अलग अलग सैन्य अकेडमी में 10 से 20 कैडेट मेडिकली अनफिट होने की वजह से बाहर हो जाते हैं। अब रीसेटलमेंट के अंदर में इनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, जैसे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया कैडेट्स को ऑयल प्रोडक्ट्स एजेंसी में अलॉटमेंट के लिए 8% कोटा, एलिजिबल होने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मदर डेयरी मिल्क बूथ, फ्रूट और वेजिटेबल सफल शॉप का अलॉटमेंट हो सकेगा। एनसीआर और सीएनजी स्टेशन मैनेजमेंट के लिए, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशनशिप के लिए अलॉटमेंट के लिए, रिटेल आउटलेट पेट्रोल और डीजल अलॉटमेंट के लिए एलिजिबिलिटी और टेक्निकल स्कीम के अंदर किया जाएगा। और ये सब डिसेबल पूर्व सैनिकों और सैनिकों की विडोज विधवाओं पर भी लागू होती है। बहुत सराहनीय कदम है। क्या है प्रस्ताव? रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कैडेट्स के लिए अवसरों को बढ़ाने के लिए पूर्वाभ्यास महानिदेशालय द्वारा संचालित योजनाओं को विस्तार की अनुमति दे दी गई है। इसे मेडिकल के आधार पर निष्कासित हुए 500 कैडेट को लाभ मिलेगा और भविष्य में के कैडेट को भी समान लाभ मिलेंगे। तो ये थी जानकारी। ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए और आपसे वेलफेयर से जुड़ी संबंधित खबर के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अफवाहों से दूर रहें। ये कह सकते हो कि मेडिकल और फिजिकल जो डिमांड्स हैं उस मतलब उसमें आर्मी का ये मानना है कि उनको आप सर्विस में रख नहीं सकते। जो डिस्पैरिटी ऑफ कोर्स है, बट अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कम से कम उनको एडिक्वेट रीसेटलमेंट या रिहैबिलिटेशन का ऑप्शन देना चाहिए, जो एज नाउ आप देख सकते हैं कि नहीं है कैडेट्स के केस में था। उसमें 19 जुलाई 2007 को मेरा बॉक्सिंग कंपनी बॉक्सिंग का मैच था। उसमें मुझे तजाकिस्तान के किसी बॉक्सर के साथ बॉक्सिंग करनी थी, तो तब मुझे हेड इंजरी हो गई थी बॉक्सिंग खेलते वक्त। उसके बाद मैं कोमा में चला गया। तो कोई अंदर कोई वेन थी वो पंक्चर हो गई थी। पंक्चर होकर साथ खून बाहर नहीं निकला और अंदर ही क्लोटिंग ब्लड क्लोटिंग हो गई, अंदर ही खून जमा हो गया। फिर मेरा ऑपरेशन करके सो क्लोट को तो बाहर निकाल दिया, लेकिन मैं कोमा में चला गया था। मैं 42 डेज तक कोमा में रहा था। तो मैं मेरा आरआर उसके बाद आरआर में ट्रीटमेंट हुआ। तो 6 दिसंबर 2007 को मेरा जब बोर्ड हो गया, उसके बाद मुझे घर भेज दिया गया। लेकिन उसके बाद आज तक मेरे से फौज ने कभी कोई मेरे से कोई लेना देना नहीं किया। उन लोगों ने मेरा कोई इलाज नहीं किया। उन लोगों ने, मैं तो सपना ही देश के लिए लिया था। देश के लिए मर मिटने वाले बच्चे को आपने ऐसे गलियों में मरने के लिए छोड़ दिया। फिर फाइनली उसकी जो हॉर्स शू होता है वो मेरे फेस पे लग गया और उसके बाद फिर मैं 2 दिन कोमा में रहा था। फिर मेरा अराउंड 20 दिन मतलब 15 से 20 दिन में आईसीयू में था और आईसीयू से जब मैं निकला तो मेरा मेमोरी लॉस हो गया। एक टेम्प्रेरी लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है जिसकी वजह से मैं अपने पेरेंट्स को नहीं पहचान पाता था। पीएम को लेटर लिखा, मैंने डिफेंस मिनिस्ट्री में लेटर लिखा। मैंने जो डिफेंस मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेट्स थे, मतलब आईएएस ऑफिसर्स, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, उनको लेटर लिखा। फिर वो कहीं ना कहीं रिसीव हुआ, मोस्ट प्रोबेबली डिफेंस मिनिस्ट्री में रिसीव हुआ। तो उन्होंने उसके बाद मतलब डिफेंस मिनिस्टर ने जो यहाँ के एमपी हैं, क्या बोलते हैं, मिस्टर राजेंद्र अग्रवाल, उनको यहाँ पे भेजा। उन्होंने कहा कि मनोहर पार्रिकर जी आएंगे और वो इस तरह से केस सुनना चाहते हैं। तो बस वही था कि मतलब लेटर्स के थ्रू इस